This call is now being recorded. We have completed body fluids and circulation. In tomorrow's class, I will be discussing with PYQs related to that chapter. Today we will be starting with new chapter, that is excretory products and their elimination. Excretory products and their elimination. Now, what is basically excretion stands for? Okay. Now, excretion is a process of removal of waste formed during metabolism. Waste forms during metabolism means whenever we do any catabolic or anabolic activity. Now, what is catabolic? In reaction in which substrate is broken down. Anabolic is in which small particles add up to form substrate. So excretion is जो भी वेस्ट बनता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म उसको एक्सक्रीट करना. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म जो हम किडनी के लिए देखते हैं वो है 4 टाइप्स के: अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड गोनाइन एंड xanthine, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक वेस्ट भी बोल सकते हैं. तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड गोनाइन एंड xanthine. नाउ अमोनिया, इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आता है कौन सा मोनोटोलिक ऑर्गेनिज्म है, कौन सा यूरियोटेलिक है. तो पहले आप डेफिनेशन इसकी अच्छे से याद रखोगे तो आपको बाकी का याद रहेगा. नाउ अमोनिया इज बेसिकली एनिमल्स. कौन कौन से अमोनोटोलिक होते हैं? एनिमल्स लाइक बोनी फिश. बोनी फिश मतलब ऑस्टिक्थिस, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या ब्रेन बॉक्स किससे बना है? बोन से कवर्ड है. सो बोनी फिश, कॉमा एक्वाटिक इंसेक्ट. ऑर्थोपोडा में जो भी इंसेक्टा ग्रुप एक्वाटिक पाए जाते हैं वो सब. एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर वेस्ट, हेंस also called a monotonic organism. Now urea. यूरिया क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, एम्फीबिया, कार्टिलिजिनस फिश एक्सक्रीट यूरिया एज देयर वेस्ट, हेंस कॉल्ड यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो यूरिया को एज अ वेस्ट रिलीज करते हैं. नाउ यूरिक एसिड. यूरिक एसिड, organisms like insect, birds and reptiles excrete pellets. आपने देखा होगा pellets एक स्मॉल, या तो जहाँ पे pigeons वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं वो pellet के फॉर्म में अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं, तो वो यूरिक एसिड होता है. ओके, reptiles excrete pellets of uric acid as their waste, hence called यूरिकोटेलिक organism. ठीक है, तो याद रहना चाहिए reptiles, insects और birds. Now, nucleic acid waste कौन? Gonine and xanthine. Spider excrete nucleic acid या nucleotides as their waste. तो ये चारों के हमें एग्जाम्पल याद रखना है. अब इन चारों में से सबसे टॉक्सिक कौन सा है, ये क्वेश्चन कई बार आता है. तो जिसको ज्यादा पानी लगेगा एक्सक्रीट आउट होने के लिए, दैट विल बी मोर टॉक्सिक. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर लगता है अमोनिया, फिर लगता है यूरिया, देन लगता है यूरिक एसिड एंड सबसे कम लगता है गोनाइन एंड xanthine. तो आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा. मेन तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में याद रखना है. तो सबसे टॉक्सिक अमोनिया एंड लीस्ट टॉक्सिक विल बी यूरिक एसिड. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम के रिस्पेक्ट में क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हमें देखना है. तो पहला है ऑर्गेनिज्म पोरीफेरा. उसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस. अब अगर आपको याद होगा तो पोरीफेरा हमने एनिमल किंगडम में फर्स्ट पढ़ा था प्रोटोजोआ के बाद. तो पोरीफेरा में स्पॉन्जेस आते हैं. इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? जनरल बॉडी सरफेस या बॉडी सरफेस. ओके, सेकेंड है प्लेटी हेलमिन्स. प्लेटी हेलमिन्स मतलब फ्लैट वर्म्स. क्या है? फ्लैट वर्म्स. उसका एग्जांपल हमने लिया टेप वर्म, और उसका ऑर्गन है फ्लेम सेल्स. एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? फ्लेम सेल्स.
नेक्स्ट इज एस्केल्मिन्स। एस्केल्मिन्स पहला वो था जिसके पास सूडोसीलोम दिखा था, इफ यू रिमेम्बर। तो एस्केल्मिन्स के अंदर एग्जाम्पल हमने लिया राउंड वर्म, और ऑर्गन रखा है एच शेप का रेनेट सेल्स। कौन से शेप का? एच शेप रेनेट सेल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एनीलिडा। एनीलिडा का क्या हो जाएगा? अर्थवर्म एग्जाम्पल। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्थोपोडा का। इसका हमने एग्जाम्पल कॉकरोच रखा है। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। और ऑर्थोपोडा में टाइप्स हैं। हमने मालपीजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट का पढ़ा है। क्रस्टेशियंस का अगर हम पढ़ेंगे, जैसे उसमें प्रॉन आता है, उसका ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड, ये किसका है? क्रस्टेशियंस का या प्रॉन का। नो प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स का है प्रोटोनेफ्रीडिया। फिशेस का है प्रोनेफ्रिक किडनी। एम्फीबिया का है प्रोनेफ्रिक किडनी। रेप्टाइल्स का है मीजोनेफ्रिक किडनी। बर्ड्स का है मेटानेफ्रिक किडनी। एंड मैमल्स का भी है मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक किडनी मतलब अपनी जैसी किडनी, वही पीसीटी डीसीटी लुपोफिलने टाइप। ओके, तो ये टेबल पता होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मालपीजियन ट्यूब्यूल और ग्रीन ग्लैंड। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है। क्रस्टेशियन या प्रॉन का एग्जांपल है ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड। ओके, नाउ ह्यूमन एक्सक्रीटरी। ये तो था बाकी एनिमल्स का। अब हमें मेजरली फोकस करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। इसमें से जो चीजें पेयर्ड है वो स्पेशली याद रखनी है, और जो अनपेयर्ड है वो भी। तो पेयर्ड में किडनी है और यूरेटर है, और अनपेयर्ड में है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नाउ विल टॉक अबाउट किडनी। किडनी इज रेडिश ब्राउन रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, एंटीरियरली कवर्ड बाय बैक साइड ऑफ पेरिटोनियम। किडनी जो है पेरिटोनियम की कवरिंग के थोड़े से ही पार्ट को कवर करती है। मतलब पेरिटोनियम का बैक का पार्ट, पीछे का पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट किडनी को एंटीरियरली कवर करती है। इसलिए इसको हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का बोलते हैं, और पीछे के साइड से वो एब्डोमिनल वॉल से कवर रहती है। नाउ रेट्रोपेरिटोनियल का लॉजिक समझा? मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट सेकंड, देखो। रेट्रोपेरिटोनियम का बेसिक मीनिंग है कि पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी कहाँ से शुरू होती है? डायफ्राम के बाद से ऐसी ये पूरी की पूरी जो कैविटी है, इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। इसके अंदर सारे ऑर्गन्स फिक्स ऐसे रहते हैं। मान लो ये लीवर है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, ऐसे ये लीव पैंक्रियास है। तो किडनी जो है वो इस पेरिटोनियम के थोड़ा सा बाहर आती है, और किडनी को मैं ग्रीन से निकालूंगा ऐसा। आई विल स्लाइटली जूम इट। किडनी थोड़ी सी बड़ी निकाल, मान लो ये किडनी है। तो पेरिटोनियम जो है वो किडनी को ऐसा आगे की तरफ से कवर करता है बस, पीछे के साइड से नो कवरिंग। इसके लिए हम किडनी को रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं। ये पेरिटोनियम है, ये इसके पीछे का पार्ट है। पेरिटोनियम के पीछे का पार्ट किडनी को आगे से कवर करता है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ओके, अब पीछे से ये एब्डोमिनल वॉल से कवर्ड रहती है। हमारे बाहर की तरफ से जो लेयर होती है बॉडी में ऐसा, उसके अंदर ऐसी पेरिटोनियम होती है। इन दोनों के बीच में ऐसी किडनी होती है। ओके, तो पीछे से एब्डोमिनल वॉल से किडनी कवर रहती है, और अंदर से रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन से। नाउ रेट्रोपेरिटोनियम का मतलब आप समझ गए। एंड बैक साइड किससे कवर्ड रहती है? पोस्टीरियरली कवर्ड बाय एब्डोमिनल वॉल। नाउ इट लाइज एट T12 to L3। T12 to L3
ये पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू थोरैसिक वर्टिब्रा, क्योंकि किडनी थोड़ी सी पीछे के साइड स्ट्रक्चर है उसका लोकेटेड, तो थोरैसिक वर्टिब्रा 12 और L3 के बीच में दोनों किडनी लोकेटेड है। Now left kidney is slightly upper than the right kidney due to liver. लीवर के प्रेजेंस की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा डिप या थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ शिफ्टेड रहती है, क्योंकि लीवर का जो पोस्टीरियर एंड है जो ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, उसकी वजह से किडनी थोड़ी सी नीचे शिफ्ट हो जाती है। Now kidney is divided into two parts, cortex and medulla. आपको दिख रहा होगा ये cortex है, ये outer part, this one, and this one जो inner part है, किडनी के अंदर की तरफ का पार्ट है, जो मैं रेड लाइन से डिमार्केशन बना रहा हूँ। ये अंदर का पार्ट मेडुला है, बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स है, दोनों भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो किडनी के दो पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर वाला है, मेडुला अंदर वाला है। उसके अंदर ऐसे फिर पिरामिड्स दिख रहे होंगे आपको, ये दिस पिरामिड्स, जिसके अंदर ऐसी लाइंस भी हैं। ओके, नो इस पिरामिड्स को हम रीनल पिरामिड्स बोलते हैं, और इस एक पिरामिड के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमें वो स्ट्रक्चर याद रखने हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमने एक डक्ट को निकाला है, ये जो रीनल पिरामिड है इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे डक्ट्स हैं, जिसको हम डक्ट्स ऑफ बेलिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्ट्स ऑफ बेलिनी। उसके नीचे थोड़ा सा ऐसा स्वेलिंग है, यू कैन सी हियर, ये रहा स्वेलिंग। दिस इज रीनल पैपिला। व्हाट इट इज? रीनल पैपिला। और फिर वो ओपन होता है किडनी में, ये देखो यहाँ पे ओपनिंग हो रही है यहाँ पे, तो हम उसको बोलेंगे माइनर कैलिक्स। ओके, तो ये डक्ट्स ऑफ बेलिनी, नीचे वो टेपरिंग एंड्स पे ओपन होता है रीनल पैपिला, और फिर वो नीचे ओपन होता है माइनर कैलिक्स में। तो ये एक तरीके से पाथवे हो गया। और ये जो डिमार्केशन है कॉर्टेक्स और मेडुला में, यहाँ पे देखो, इसको हमने क्या नाम दिया है? कॉलम ऑफ बर्टीनी। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो बर्टीनी कॉर्टेक्स और मेडुला का डिवीजन पॉइंट है, जबकि बेलिनी जो है वो क्या है? डक्ट ऑफ बेलिनी, ये एक कलेक्टिंग, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट टाइप का है, या यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का डक्ट के जैसे काम करता है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कॉर्टेक्स मेडुला आप अच्छे से ये याद रखना। अब यूरिन का जो पाथवे है, कहाँ कहाँ से यूरिन पास होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे नेफ्रॉन्स लगे रहते हैं, और नेफ्रॉन्स जो है ऐसे बेलिनी डक्ट को पास करते हैं यूरिन। समझा? मान लो यहाँ पे भी है ऐसा ऐसा, तो पीसीटी डीसीटी वाला पाथवे हम नहीं, हम सीधा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से लेंगे। तो याद रखना, कलेक्टिंग डक्ट से पहले छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट नहीं आएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आएगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट, फिर बेलिनी डक्ट। आप देख सकते हैं बेलिनी डक्ट ऊपर ड्रॉ भी है, फिर रीनल पैपिला, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, देन रीनल पेल्विस, देन यूरेटर, देन ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। ये जो पाथवे है ये आपको याद होना चाहिए। ओके, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, बेलिनी डक्ट, रीनल पैपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नेफ्रॉन, it is structural and functional unit of kidney. There are approx 10 million of nephron in both the kidney. स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन किडनी का, और अप्रोक्सीमेटली एक किडनी के अंदर 10 मिलियन है, तो दो किडनी में 20 मिलियन नेफ्रॉन्स है। अब नेफ्रॉन में भी टाइप्स है, दो टाइप के नेफ्रॉन्स हैं, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। लोकेशन वाइज पे नेफ्रॉन के दो टाइप्स हैं, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलरी। जक्स्टा ग्लोमेरुलस या तो जक्स्टा मेडुलरी। कॉर्टिकल का
परसेंटेज कितना है 85, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम आर कॉर्टिकल इन नेचर, एंड जक्स्टा मेडुलरी का एग्जांपल है 15%। तो आउट ऑफ 100% 85% कॉर्टिकल है हमारे बॉडी में एंड 15% जक्स्टा मेडुलरी है। नाउ नाम पे ही जाओ, कॉर्टिकल मतलब क्या, कॉर्टेक्स के रीजन में होगा, एंड मेडुलरी कहाँ पे होगा, मेडुला के पास होगा। कॉर्टिकल में हमेशा वासा रेक्टा प्रेजेंट होता भी है या नहीं भी होता है, बट जक्स्टा मेडुलरी में ऑलवेज प्रेजेंट होता है। वासा रेक्टा इसमें भले मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, बट जक्स्टा मेडुलरी में ऑलवेज प्रेजेंट। लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट, लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट, यहाँ पे इट लाइस इन मेडुला। लूप ऑफ हेनले रेयरली मेडुला को टच करता है, इसके अंदर मेडुला में ही होता है। मैंने नीचे डायग्राम भी बनाया, आप देखो। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वो बाहर की तरफ है, या तो कॉर्टिकल ऐसा मिलेगा, या तो कॉर्टिकल का थोड़ा सा लूप ऑफ हेनले ऐसे नीचे की तरफ जाएगा थोड़ा सा, बाकी का पार्ट ऊपर ही रहेगा कॉर्टिकल रीजन में। बट जक्स्टा मेडुलरी में आप देख पाओगे जस्ट क्लोज टू मेडुलरी है। ये लोकेशन कहाँ है, जस्ट क्लोज टू मेडुलरी है, तो हम ऐसे लोकेशन को क्या बोलते हैं, जस्ट क्लोज टू मेडुलरी को जक्स्टा मेडुलरी। ओके, इसके लूप ऑफ हेनले कहाँ पे जा रहे हैं, मेडुला के अंदर, यार इसको टच करता है या तो नहीं भी करता है। जैसे इसमें नहीं कर रहा है, इसमें कर रहा है, तो कॉर्टिकल में दोनों चांस पॉसिबल थे, बट मेडुलरी के अंदर हमेशा लूप ऑफ हेनले अंदर रहता है। इसमें वासा रेक्टा, अगर कॉर्टिकल रीजन में ही लूप ऑफ हेनले है तो वासा रेक्टा नहीं भी होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कॉर्टेक्स में बहुत अच्छा होता है। तो लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट एंड मे और मे नॉट बी प्रेजेंट ऑफ वासा रेक्टा, यहाँ प्रेजेंट एंड इट लाइज इन मेडुला। ओके, तो पहला नेफ्रॉन का क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन लोकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दो टाइप के स्ट्रक्चर है, रीनल कॉर्पस्कल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पस्कल्स में माल्पीजियन बॉडी और कॉर्पस्कल, और रीनल ट्यूब्यूल में पीसीटी, एलएच, डीसीटी एंड बोमेंस कैप्सूल। पीसीटी, एलएच, डीसीटी एंड बोमेंस कैप्सूल, ये रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट हैं। पीसीटी, एलएच, डीसीटी एंड बोमेंस कैप्सूल। एंड रीनल कॉर्पस्कल्स, या उसका दूसरा नाम है माल्पीजियन बॉडी, या उसका नाम है रीना माल्पीजियन कॉर्पस्कल। इसका पार्ट क्या है, ग्लोमेरुलस, जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं, वो हम लोकेशन देखेंगे आगे। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, तो आप बोलोगे बोमेंस कैप्सूल तो दोनों में आ रहा है, हाँ, बट अगर वो इंडिविजुअली देखोगे तो वो रीनल ट्यूबुल का पार्ट है, बट जब उसको ग्लोमेरुलस के साथ देखोगे तो इट विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ रीनल कॉर्पस्कल या माल्पीजियन बॉडी। ओके, नाउ एक नेफ्रॉन कैसा दिखता है उसके मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर्स निकाले हैं, और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको नेफ्रॉन के पार्ट समझने पड़ेंगे। तो मैंने तो सिर्फ रीनल ट्यूब्यूल निकाला है, आपको दिख रहा होगा। रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल एक कप शेप का स्ट्रक्चर है, लाइक हियर, एक कप शेप का स्ट्रक्चर है। वो कनेक्ट होता है कुछ छोटे छोटे ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, जिसका क्या नाम है, पीसीटी। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है नीचे की तरफ जाके नैरो हो जाता है, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हैं, एक पार्ट उसका थिक है और एक पार्ट उसका थिन है। जस्ट अ सेकेंड, ये हम डायग्राम कंप्लीट कर लें। तो देखो, ये वाला जो है ये थिक सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ तक ही, लगभग यहाँ तक होता है पीसीटी, उसके बाद से ये लूप ऑफ हेनले शुरू हो जाता है। ये लूप ऑफ हेनले है, एलएच, तो ये थिक पार्ट है, इसका डायमीटर ब्रॉड है एज कम्पेयर टू नीचे वाले का जो थिन है। तो जो ब्रॉड वाला है एलएच का, उसको हम बोलते हैं थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जिधर फ्लो अगर ऐसा होके इस साइड जा रहा है, तो जिस साइड से जा रहा है वो असेंडिंग, जिस साइड जाएगा वो असेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो जाएगा।
और डिसेंडिंग में भी ये पार्ट थोड़ा सा थिक है, तो हम उसको नाम देंगे थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनलिंग। और ये किस एपिथेलियम से बना है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है। जबकि अगर मैं बोमेंस कैप्सूल की बात करूं तो वो स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है। पीसीटी की बात करूं तो वो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम से बना है। ये एपिथेलियम्स को पूछते हैं कई बार, इसलिए हमने वो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है इसी के अंदर रिलेट कर दिया है। नाउ थिन सेगमेंट भी है, आप नीचे की तरफ देख रहे हैं लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग वाला पार्ट थोड़ा थिन भी है। तो पहले तो थिक सेगमेंट ऑफ एलओएच, फिर नीचे थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, वो किससे बना है? स्क्वामस एपिथेलियम से। नेक्स्ट है थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, वो स्क्वामस एपिथेलियम से बना है अगेन। तो जो भी थिन वाले पार्ट हैं, पर वो लूप ऑफ हेनले का ये असेंडिंग पार्ट है। ये जो पार्ट है ये दोनों, ये असेंडिंग पार्ट है। तो यहाँ पे थिन की बात हो रही है मतलब थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, या थिक की बात हो रही है मतलब थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे थिक की बात हो रही है मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे थिन की बात हो रही है मतलब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए थिक असेंडिंग और डिसेंडिंग कौन सा है। तो थिन सेगमेंट ऑफ एलओएच असेंडिंग, वो भी स्क्वामस से ही बना है। नेक्स्ट थिक सेगमेंट ऑफ एलओएच, वो भी असेंडिंग लूप ऑफ हिनले का ही पार्ट है, और वो सिंपल क्यूबॉइडल से, मतलब दोनों थिक डिसेंडिंग और असेंडिंग क्यूबॉइडल से बने हैं सिंपल, और दोनों थिन असेंडिंग और डिसेंडिंग किससे बने हैं? स्क्वामस से बने हैं। और ऊपर की तरफ फिर वो जैसा पीसीटी था इस साइड, वैसे ही यहाँ पे इस साइड डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर वो सीधा कलेक्टिंग ट्यूब में खुलता है, और कलेक्टिंग ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। ओके, तो ये कुछ पाथवे हैं। ये पाथवे, ये कुछ नेमिंग है जो नेफ्रॉन्स के हैं, और यही टर्म्स आगे आपको बार बार आएगा, थिक सेगमेंट, थिन सेगमेंट। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से आप लोग ये कर लीजिए एक बार, जस्ट विजिबल इट, ताकि नीचे की तरफ, वैसे तो मैंने इसमें काफी सारे स्ट्रक्चर्स निकाले हैं ताकि आप लोगों को वो समझने में दिक्कत ना हो, बट पार्ट्स, नेम ऑफ द पार्ट्स याद होने चाहिए। ओके, तो वोमेस कैप्सूल, पीसीटी, थिक सेगमेंट, थिन सेगमेंट, थिन सेगमेंट, थिक सेगमेंट, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड डक्ट। इसमें से रीनल ट्यूबुल का पार्ट मैंने रेड कलर से ही निकाला है, मतलब वोमेंस कैप्सूल से शुरू हुआ और डीसीटी पे खत्म हो गया। नो कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब इज पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का चार ही पार्ट है, पीसीडी, एलएच, बोमेंस कैप्सूल एंड डीसीटी, ये याद रखना। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे पहले हमें नेफ्रॉन के, ये तो हमने नॉर्मल अरेंजमेंट नेफ्रॉन का देखा, अब नेफ्रॉन के अगल बगल ब्लड वेसल्स कैसे अरेंज होती है वो देखते हैं। देखो, एक बड़ी सी आर्टेरियोल आती है। आर्टेरियोल क्या होती है? आर्टरी कैपिलरी में जाने से पहले जिस स्ट्रक्चर पे ये करती है उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो ये देखो, दिस इज आर्टेरियोल। ये रीनल आर्टरी के बाद बनती है। फिर यहाँ पे छोटी छोटी टफ्ट्स ऑफ कैपिलरीज बन रही हैं। फिर ये कैपिलरी सीधा क्या बना रही हैं? एक और आर्टेरियोल बना रही हैं, जिसका क्या नाम है? इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये देखो, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, एंड ये एफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट लेके आती है ब्लड, इफरेंट लेके जाती है ब्लड। तो ये रहा पाथवे, ऐसा आएगा ब्लड, ऐसा आएगा ब्लड, ऐसा आएगा ब्लड आर्टेरियोल से, और फिर बोमेंस कैप्सूल के अंदर ऐसे कैपिलरीज टफ्ट बना लेती हैं। टफ्ट मतलब ऐसा एक हैप्पैजार्ड स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस फिर क्या करता है? ऊपर की तरफ एफरेंट आर्टेरियोल से इसको पास ऑन कर देता है। ये देखो,
अब पहला वाला जो पाथवे है, हमें पता है कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन हमें मिलते हैं आर्टरीज के थ्रू, और आर्टरीज में भी दो आर्टरीज हमें आर्टरीज के थ्रू मिलती हैं, और आर्टरीज जो हैं यहाँ पे एफरंट है और ईफरंट है। अब एफरंट वाली जो है वो ब्लड सप्लाई करने का काम नहीं करती है। एफरंट आर्टरियोल का एक ही फंक्शन है, सिर्फ प्रेशर के थ्रू फिल्ट्रेट बनाना, ना कि ब्लड सप्लाई करना। तो ब्लड सप्लाई करने का काम कोई तो करेगा, इसलिए यहाँ पे वेन की जगह फिर से आर्टरी आई। वरना आपको पाथवे अगर याद होगा तो हमने पाथवे पढ़ा था कि हमेशा आर्टेरियल के बाद कैपिलरी आएगा एंड कैपिलरीज के बाद वेन आएंगे। बट यहाँ पे एफरेंट आर्टरियल के बाद कैपिलरी के बाद इफरेंट आर्टरियल आ रहा है, ना कि वेन आ रहा है। तो इसका मेन रीजन है ब्लड सप्लाई के लिए। तो इस इफरेंट आर्टरियल से ऐसी कुछ आर्टरी कैपिलरीज और भी बन रही हैं जो पीसीटी लूप ऑफ हेनले को ब्लड सप्लाई दे रही हैं। आप देख सकते हो ऐसे साइड से निकल रही हैं और वो ब्लड सप्लाई दे रही हैं। किसको ब्लड सप्लाई दे रही हैं ये लोग? पूरे के पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को। और फिर वो लास्ट में एक जगह एक स्ट्रक्चर पे यूनाइट होके क्या बना दे रही हैं? रीनल वेन। ये देखो यहाँ से क्या शुरू हो गई, ये वेन हो गई। ये ब्लू कलर की क्या होती है? वेन ही होती है। और रेड कलर में आर्टरी होती है, और रेड कलर में मैंने कैपिलरी दिखाई है। तो नाउ दी स्ट्रक्चर जो है ये क्या हो जाएगा हमारा? रीनल वेन। अब स्ट्रक्चर इसमें काफी अच्छे से दिख रहा होगा आपको। जो आर्टरीज एफरेंट जो कैपिलरीज इफरेंट आर्टियोल के साइड से निकल रही हैं, जैसे ये जैसे ये जैसे ये जैसे ये चारों भी जो भी कैपिलरीज हैं इनको हम बोलते हैं, क्योंकि साइड से निकलती हैं, पेरिफेरी से निकलती हैं, इसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। हम इसको क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। क्या बोलेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीफेरी से निकलती हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का? ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ये सब का सप्लाई किसको मिलना चाहिए? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के पार्ट्स को, पीसीटी लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, उन सबको ब्लड सप्लाई देने के लिए ये पाथवे है। कौन सी? पेरीट्यूबुलर वेसल्स की, जो कि कहाँ से निकलती है? एफरेंट आर्टरियोल का पार्ट है पेरिट्यूबुलर। पेरिट्यूबुलर आर्टरी में नेफ्रॉन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले। आप देख पा रहे होंगे, ये रहा लूप ऑफ हेनले। ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है क्योंकि वो यू शेप का होता है, नीचे बेंडेड रहता है। लूप ऑफ हेनले को जो ब्लड वेसल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की जो ब्लड वेसल लूप ऑफ हेनले को कवर करती है या ब्लड सप्लाई करती है, उसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। तो ये देखो, वासा रेक्टा एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। क्या है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, जो किसकी पार्ट है? एफरेंट आर्टरियोल की। और उसका नाम वासा रेक्टा क्यों पड़ा? बिकॉज वो सप्लाई करती है ब्लड टू लूप ऑफ हेनले। किसको सप्लाई करती है ब्लड? लूप ऑफ हेनले। तो वासा रेक्टा इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनले को, जो कि सबसे नीचे हाईली कॉइल्ड है, उसको ब्लड सप्लाई करती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इफरेंट आर्टरियोल है, कौन सा वासा रेक्टा है, कौन सा रीनल वेन है, कौन सा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है। ये बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो पाथवे क्या हो जाएगा ब्लड का? एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टरियोल, वहां से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और यहाँ वहां से सारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल्स के पास जाता है। लूप ऑफ हेनले की बात करें तो उसको वासा रेक्टा के थ्रू मिलता है। और क्योंकि वासा रेक्टा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसका मेजर रोल होता है जो भी फंक्शंस में, वो हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, वासा रेक्टा का, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का, देन एफरेंट आर्टरियोल एंड एफरेंट आर्टरियोल। ओके, और ये एक बार घर से आप पढ़ोगे भी, ठीक है? अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो पाथवे ऑफ यूरिन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे या अपकमिंग लेक्चर में। कल तो मैं क्वेश्चंस लूंगा। तो जैसे ही ये आपको हो जाएगा तो आपको आसानी पड़ेगी सॉल्यूशंस के लिए या टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। ये स्ट्रक्चर बहुत ही मैंने बेसिक लेवल पे आपको पढ़ाया है, कैसा पाथवे है कैसा नहीं है,
इफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, वासा रिक्टा क्या है, रीनल वेन क्या है। ये पाथवे हमने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं नीट क्वालिफाई होने के बाद डॉक्टर के लिए। अगर आपको ये नहीं पता है, कोई भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ये सब नहीं सिखाएगा आपको, ये सब बेसिक्स हैं, तो आपको ये कवर करने हैं। आप चाहते हो डायग्राम मेरे नोट से बना भी सकते हो, यहाँ पे सामने ही पड़ी है। ओके, ठीक है, घर पे जाके एक बार रीड मार लेना ये चैप्टर, और लास्ट चैप्टर पढ़ के आना। कल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं चाहता हूँ आपको रीडिंग आती रहे। कल बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ के आना, उसके मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा प्लीज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू। समझा है सबको? रेज योर हैंड्स।